आज नई यूनिट शुरू कर रहे हैं इकोलॉजी वाली। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, इकोलॉजी इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित होगा, कुछ ऐसा आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। कुछ एक नए टर्म आएंगे। पॉपुलेशन को आप सामान्य संदर्भ में तो आप जानते हैं कि जनसंख्या कहते हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं तो आपको यूँ कि जनसंख्या कौन सी, मानव जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम, किसी पशुओं की जनसंख्या की बात कर रहे हैं या किसी और प्रकार की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ये सब आपको भी समझना थोड़ा बाकी है। और वो हम कैसे डेवलपमेंट पे इस पे जाएंगे, किस तरीके से, मतलब आप एक तरीके से वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। ठीक है, अभी हम उन पे बात करेंगे। तो थोड़ा बहुत इस यूनिट का जो परिचय दिया गया है उसमें जैसे एक पिक्चर आपको ये दिख रही है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि इनका इकोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा काम रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी बुक्स भी इनकी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको ये बिल्कुल कुछ एक टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, एकदम स्पष्ट होने चाहिए, ताकि आप जो है उनके बारे में आगे जितने भी चैप्टर पढ़ोगे उन चैप्टर्स में वो आएंगे तो आप उसको लेकर के कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, अभी आपको ये भी समझ में आएगा कि पॉपुलेशंस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इकोलॉजी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हो, देखो जरा, पहले आप मान लो यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? सेल, कोशिका को कहते हैं। देखिए, सेल, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनती है? ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिजम्स, एक ही जाति के ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होकर के क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। ठीक है, और कई सारी पॉपुलेशन इकट्ठी होकर क्या बनाएगी? कम्युनिटी। ठीक है, और कम्युनिटी प्लस एबायोटिक इन्वायरमेंट, ये क्या बनाएगा? इको सिस्टम। ठीक, अब देखो, इसको हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम को हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इसको हम किस में पढ़ते हैं? इकोलॉजी के अंदर। तो आप ये देखिए कि एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी जो स्टडी है वो इस पर कन्फाइंड रहेगी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, ठीक है, पॉपुलेशन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आप सैटेलाइट से किसी क्षेत्र विशेष का परीक्षण कर रहे हैं और ये वो क्षेत्र विशेष है। ठीक है,
यहाँ पर कोई स्पीसीज है ए, और ये मान लो नीम का पेड़ ही है, ठीक है। ये जो हैं वो स्पीसीज हैं, ए आप लिख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था, नीम, ठीक। तो ये नीम के पेड़ की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। एक जगह ऐसा है, ये नीम के पेड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ नीम ट्री, ठीक है। अगर आप दूसरा आप गौर करो, बी, ये मान लो पीपल के पेड़ की पॉपुलेशन, ठीक है। तीसरा आप मान लीजिए आपने कोई और प्लांट स्पीसीज की बात कर ली, ये उसकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। चौथा कोई और स्पीसीज देख लो, मान लीजिए अब ये देखो, तो एक जगह बहुत सारी क्या होगी, पॉपुलेशंस, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन आप याद रखिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली एक ही जाति के जीवों की संख्या उस जाति की पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू ए सिंगल स्पीसीज रिजाइडिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन, जनसंख्या कहते हैं। इसीलिए पॉपुलेशन या जनसंख्या से पहले उस स्पीसीज का नाम लगाना जरूरी है, ठीक है। आप क्या कहेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन, नीम पॉपुलेशन, ठीक है, फाइकस पॉपुलेशन, ठीक है। कोई भी स्पीसीज का नाम लगाना जरूरी है, क्योंकि हम केवल एक ही स्पीसीज के जातियों की, व्यक्तियों की या इंडिविजुअल्स की गणना वहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यह स्पीसीज ए की पॉपुलेशन होगी, फिर स्पीसीज बी की पॉपुलेशन हमने देखी, और फिर स्पीसीज सी की, डी की, इस तरीके से सो ऑन हम देखते गए। तो एक एरिया तो हमारा वही है, जो भी यूनिट एरिया है जिसको हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी 4 तरीके की है, 4, ये मतलब जितने भी तरीके की पॉपुलेशंस हैं उनके समूह को, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बाद क्या कहेंगे, कम्युनिटी, ठीक है। तो आप कह सकते हो ए ग्रुप ऑफ वेरियस पॉपुलेशंस रिजाइडिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज कम्युनिटी, एंड इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू टर्म एज बायोटिक कम्युनिटी, क्योंकि इसमें सब अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवित ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बायोटिक कम्युनिटी कहना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ आती है, ये आप यहीं देख लो, आप जिस एरिया में आप रह रहे हो, तो आपको कितने टाइप की पॉपुलेशंस दिखेगी। आपको ह्यूमन पॉपुलेशन दिख रही है, आपको काऊ पॉपुलेशन दिख रही है, बुफेलो पॉपुलेशन दिख रही है, डॉग पॉपुलेशन दिख रही है। अब प्लांट में आ जाओ तो बहुत प्रकार की पॉपुलेशंस हैं, नीम की पॉपुलेशन है, फाइकस की पॉपुलेशन है, ठीक है, बरगद की जो फाइकस की एक और स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन है। तो बहुत सारी पॉपुलेशंस आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इन सब पॉपुलेशंस को मिलाकर के आप क्या कहेंगे, बायोटिक कम्युनिटी। लेकिन ये कम्युनिटी क्या केवल बायोटिक फैक्टर पर ही बेस्ड है? ये बायोटिक, हमें क्या पानी की जरूरत नहीं है ना, वो बायोटिक फैक्टर तो नहीं है। हवा की जरूरत भी है, हमें सोइल की जरूरत भी है, तो एबायोटिक फैक्टर्स भी इसके अंतर्गत आगे हम ले सकते हैं, जिनको अगर हम एबायोटिक फैक्टर्स को जोड़ेंगे तो कम्युनिटी अलोंग विद एबायोटिक फैक्टर इज नोन एज इकोसिस्टम। तो यहाँ 3 डेफिनेशंस आपको याद रखना है। एक तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है,
आप ये तय कर लीजिए कि एरिया यही है, आपकी स्टडी का एरिया यही है, उसमें एक ही जाति के जीवों की संख्या, उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जीवों की संख्या जो कि एक ही जाति से संबंधित हो, क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिजाइडिंग इन पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन। ठीक है, सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं हम। कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ वेरियस पॉपुलेशंस रिजाइडिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज बायोटिक कम्युनिटी। यानी एक ही एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस का जो समूह है वो क्या कहलाती है? कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी। इसके बाद अगर हम बात करें कि ए बायोटिक फैक्टर्स, कम्युनिटी के साथ अगर हम ए बायोटिक फैक्टर्स को भी शामिल कर लें तो वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब हम बात करें कम्युनिटी, तो आगे बायोटिक कम्युनिटी और दूसरा जो आ गया हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी को बहुत लोगों ने डिफाइन किया है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों की परिभाषाएं आपको मिलेगी, नेट पे सर्च करोगे मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद सोचो तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी ही क्या है? इकोलॉजी है। तो आप कह सकते हो जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी। मतलब बेसिकली ये निष्कर्ष निकलता है, यू कैन से दैट स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी में आप ये सब पढ़ेंगे। अब ये रिलेशंस किस प्रकार के हों? जब आप इसका मतलब आप क्या स्टडी कर रहे हैं? इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं मेनली। ठीक है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में दो चीजें हैं, एक तो कौन सा फैक्टर है? बायोटिक, और दूसरे ए बायोटिक। ठीक है, ए बायोटिक के अंदर आ गया टेम्परेचर, आ गया वाटर, आ गया प्रेसिपिटेशन, आ गया ह्यूमिडिटी, आ गई सॉइल, आ गया बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर के अंदर क्या आ गया? मेनली पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, और पॉपुलेशंस के अंदर क्या आ गया? ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये इनके साथ किस प्रकार से संबंधित है, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो उसमें फूड चेन, फूड वेब, या तो हम इंटर रिलेटेड होते हैं भोजन को या ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, या बायोजियो केमिकल साइकिल्स, वो भी आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये इंटर रिलेशंस किसके अंदर पढ़ेंगे आप? इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये सारा का सारा इसका थोड़ा सा बेसिक है। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। फूड चेन, फूड वेब, ताकि अलग से फूड चेन की अगर आप बात करें, किसी भी इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लो। मान लीजिए आप किसी खेत का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स को कौन खाता है? रैट। ठीक है, रैट को मान लीजिए स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को जो है पिकॉक ने खा लिया। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 प्लांट्स को आप क्या कहते हो? प्रोड्यूसर्स। क्योंकि एनर्जी आने का, इस पृथ्वी पर एनर्जी आने का माना जाता है एक ही तरीका है, जब सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है उसकी सहायता से, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनर्जी वहाँ पर ट्रैप हो जाती है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्योंकि वो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर।
ठीक है। पहला कंज्यूमर क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा कंज्यूमर क्या कहलाएगा? तीसरा टर्सरी। इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। और अगर आप लेवल की बात करोगे तो ये देखते जाना, ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस पर आपके नीट के भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पर कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल सेकंड पर कौन आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल थर्ड पर कौन आते हैं? ट्रॉफिक लेवल फोर्थ पर कौन आते हैं? टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा देखनी है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। प्लांट्स ने यहां से ये क्या ले रहा है? एनर्जी ले रहा है, इधर ये जा रही है, एनर्जी का फ्लो चल रहा है इधर, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट से लेकर ट्रॉफिक लेवल फोर्थ तक। नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी जाती है तो उसमें एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है। इसी वजह से एक फूड चेन के अंदर बहुत ज़्यादा सदस्य नहीं होते। तो जब भी आप लिखें बहुत बड़ी 4-5 सदस्यों से ज़्यादा इसको लंबा बनाने की कोशिश ना करें। आप कई बार आपका होता है यूँ चेन बनाते जाते हैं, लंबी बनाते जाते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि एनर्जी बीच में लॉस होता है तो सामान्यतः 3-4 तक ही फूड चेन खत्म हो जाती है, ठीक है। अब जो इसकी डेफिनेशन हमें देखनी है फूड चेन की, तो आप कह सकते हो कि फूड चेन क्या है? ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, ठीक है, एंड बीइंग ईटन। एक बार फिर से देखिए, पहले क्या थे? प्लांट्स, फिर रैट आया, फिर रैट के बाद आपने क्या लिखा था? स्नेक लिखा, और फिर पीकॉक, ठीक है। तो यहां देखिए, रैट इसको खा रहा है और खुद स्नेक के द्वारा खाया जा रहा है, स्नेक इसको खा रहा है, खुद पीकॉक के द्वारा खाया जा रहा है। तो बेसिकली क्या है? फूड एनर्जी इधर से इधर ही ट्रांसफर हुई है। तो आप कह सकते हो कि ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ये बात है। लेकिन क्या होता है? बीच में एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए फूड चेन होती है छोटी। अब जो है स्नेक का, अगर आप इसका एग्जांपल देखो, अगर आप स्नेक की बात करेंगे तो स्नेक जो है इसका काम चलता तो नहीं है कि केवल रैट को ही खा ले। केवल रैट से के खाने से इसका पेट तो नहीं भरता है। ये तो हो सकता है फ्रॉग को भी खाए, ठीक है। फ्रॉग को खा लिया। फ्रॉग किसको खाता है? इंसेक्ट को। और इंसेक्ट किसको खाते हैं? प्लांट्स को, ठीक है। ऐसा हो गया। अब पीकॉक जो है वो सीधा स्नेक पे ही तो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वो प्लांट को भी खा सकता है, ठीक है। ये जरूरी थोड़ी है कि पीकॉक यहीं आते ही खत्म हो जाए। इसको कौन खा सकता है? कैट खा सकती है, ठीक है। कैट भी जरूरी नहीं है कि यहीं पे खत्म हो जाए, इसको डॉग खा सकता है, ठीक है। अब ये तो पक्का नहीं है कि स्नेक को केवल पीकॉक ही खाएगा। हो सकता है उसको कोई बड़ा बर्ड खा ले, वल्चर, ठीक है, बाज खा ले। तो इस तरीके से देखते जाओगे तो ये तो एक दूसरे से उलझते जाएंगे ना। देखिए, एक फूड चेन तो ये होगी, ठीक है। दूसरी फूड चेन ये हो गई, ठीक है। तीसरी फूड चेन ये हो गई। तो एक तरीके से बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे के अंदर उलझ जाएगी, तो एक जाल सा बन जाएगा। और उस जाल को ही क्या कहते हैं? वेब कहते हैं ना अंग्रेजी में। इसीलिए इसको क्या कह दिया? फूड वेब। अब
आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि फूड चेन के अंदर कोई भी ट्रॉफिक लेवल पे कोई भी सदस्य है, हो सकता है वो एक से अधिक प्रकार के भोजन करता हो, ठीक है, या वो एक से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता हो, तो वहाँ पर बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फूड वेब, ठीक है। तो यू कैन से दैट इफ एनी ऑर्गेनिज्म कैन ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड or it can be eaten by various type of other organisms, in that case various types of food chain can be exist in there, in that particular area. That's why an interconnected web of various type of food chains is existing there, and this structure is known as food web. इतना समझ में आ गया? फूड चेन और फूड वेब दोनों क्लियर है? इसके बाद एक और आता है जो पिरामिड्स, एनर्जी पिरामिड्स। इसका डिटेल आएगी आगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जैसे एनर्जी के बेस पर है, ये क्या है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स, किसी खेत के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? या यूं कर, ये एनर्जी कहाँ पे होगी सबसे ज़्यादा? प्रोड्यूसर्स में होगी। उससे कम फूड चेन के हिसाब से चलें तो रैट के अंदर आएगी, ठीक है। उससे चलें तो फिर स्नेक में आएगी, और लास्ट में क्या आएगा? पीकॉक आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल कौन सा आ गया? फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड और ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। 4 आ गए, ठीक है। 4 ट्रॉफिक लेवल आ गए हैं यहाँ पर। इतना आपको क्लियर है? तो अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है वो कैसी दिख रही है? पिरामिड जैसी दिख रही है ना, इसीलिए इसको पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, है तो ये बेसिकली फूड चेन ही, लेकिन हमने किस आधार पे उसको रिप्रेजेंट किया है? एनर्जी पे। एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में, उससे कम किस में, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिली पिरामिड जैसी मिली है, इसको आप क्या कहते हैं? पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आप कह सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी और देयर नंबर और बायोमास विच लुक्स लाइक ए पिरामिड कैन बी ट्रीटेड एज इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। अब पिरामिड किस बेस पर हो सकते हैं? एनर्जी के बेस पे हो सकते हैं, नंबर के बेस पर हो सकते हैं, बायोमास के बेस पे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर आपको बायोमास, एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही क्या होता है? इस शेप में होता है, ठीक है। नंबर वाला या उनमें बाई डायरेक्शनल भी मिल सकते हैं, आपको उल्टे भी मिल सकते हैं। तो बेसिकली आपको एनर्जी वाले पिरामिड को ही ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में देखिए, प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी और उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। एनर्जी कम होती गई। हर लेवल पे आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी मात्रा में एनर्जी आई, उसकी कुछ मात्रा किस में चली गई? रेस्पिरेशन में। यहाँ से दूसरे लेवल के लिए अवेलेबल जो एनर्जी आई उसमें से कुछ बीच में लॉस हो गई, फिर एनर्जी कम बची, इधर गई, कुछ एसिमुलेट नहीं हुई, फिर इन्वायरमेंट को चली, फिर कम हो गई, कुछ इसने खुद ने रेस्पिरेशन में लिया, फिर कम हो गई। दूसरे को ट्रांसफ़र होते वक्त भी यही हुआ कि कुछ इन्वायरमेंट में चली गई, कुछ उसने एसिमुलेट नहीं किया, ठीक है, और कुछ इसने रेस्पिरेशन में ले लिया। अब ये पाइपलाइन देखिए धीरे धीरे पतली होती जा रही है एनर्जी वाली। देखिए ये तो है नोट यूटिलाइज्ड, ये नोट एसिमुलेटेड और ये रेस्पिरेशन है। ऐसे ही यहाँ पर नोट यूटिलाइज्ड, ये जो है नोट एसिमुलेटेड और ये रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इसी कारण क्या है, देखिए यहाँ पर एनर्जी का लेवल क्या था, यहाँ से इतना चल रहा था,
धीरे धीरे एनर्जी कम होती गई। इसी वजह से एक फूड चेन के अंदर बहुत ज़्यादा सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये ओडम ने दिया था, ये जो सिद्धांत है ये ओडम ने एक मॉडल दिया था। ये ऐसे कई सारे मॉडल्स होते हैं, ओडम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो एनर्जी फ्लो जो है इसमें इकोसिस्टम के अंदर, वो थर्मोडायनेमिक्स के जो रूल हैं, ठीक है, इनको फॉलो करते हैं। पहला, ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना नष्ट होती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकती है। दूसरा जो रूल है ये कहता है कि जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, तो वो 100% एफिशिएंट नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा एनवायरनमेंट को चला जाता है या लॉस हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जहाँ भी आप देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितनी भी जैसे व्हीकल्स माइलेज देते हैं, तो एक तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो हम क्या उसको एफिशिएंट करने की कोशिश करते हैं, ये व्हीकल ज़्यादा माइलेज देगा, ये ज़्यादा देगा, हम रोज़ाना नए तरीके ढूंढते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है एनर्जी बीच में लॉस होती है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स को भी फॉलो करता है। तो यहाँ देखिए आपने क्या देख लिया, फूड चेन देख लिया, फूड वेब देख लिया, इकोलॉजिकल पिरामिड देख लिए और एनर्जी फ्लो देख लिया। बेसिकली इतने ही बेसिक्स हैं, बाकी जो कुछ भी निकलेगा ना वो इन्हीं में से निकलेगा। तो जितना भी आप आगे पढ़ोगे इसी से रिलेटेड आएगा। अगर ये बेसिक्स आपको सही ढंग से आते हैं तो इकोलॉजी वाली यूनिट को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कल के लिए काम क्या है, इन सब की डेफिनेशन आप लिख करके लाना। लिख ले आओगे? इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए बेटा। क्लियर है इतना?